हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो आज है 13 मई और शुरू करते हैं आज के डेली के करंट अफेयर्स। और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा तुम्हारे, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस वगैरह कोई से भी एग्ज़ाम्स हो। सो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है रशिया के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि व्लादिमीर पुतिन को ही प्रेसिडेंट जो है रीअपॉइंट किया गया है। वापस वो इलेक्ट हो गए हैं रशिया के एज अ प्रेसिडेंट, और उन्होंने पुराने वाले प्राइम मिनिस्टर को ही जो है वापस प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। अब मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तुम कर लेना अपने हिसाब से, मुझे जैसा ठीक लग रहा है मैं वैसा कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बात है, इनको वापस रीअपॉइंट कर दिया गया है एज रशियाज प्राइम मिनिस्टर। सो कैसे याद रखना है, देखो पुतिन से अगर कोई भी पंगा लेगा पुतिन जी से, तो उसकी खैर नहीं है, राइट। वो फिर वॉर में छिड़ जाते हैं, तो खैर नहीं है से खेल थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, खेल मिखैल। या ऐसा भी सोच सकते हो कि उनकी खाल उधेड़ देते हैं जो भी उनसे पंगा लेता है, तो खाल से खाइल भी याद रख सकते हो, मिखाइल। ओके, सो थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा, जिससे कि आई थिंक एसोसिएट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम ही मिखाइल है, तो वो किसी की खाल कैसे नहीं उतारे भाई, जो भी उनसे पंगा लेगा। और अभी हमें पता ही है रशिया जो है वॉर में तो छिड़ा हुआ है ही, रहा ही है यूक्रेन के साथ पिछले साल से। तो आई थिंक याद करना आसान हो जाना चाहिए। अब कैपिटल सबको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मॉस्को मॉस्को मॉस्को, और करेंसी आ जाती है रूबल। रू से रशिया, रू से रूबल, सिंपल है याद करना। बढ़े आगे। पवन सिंधी जी, इन्हें दिया गया है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे सोशल वर्क किए और ह्यूमंस के लाइफ को काफ़ी बेटर किया, और इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए इन्हें दिया गया ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड। ये बेसिकली अवार्ड उनको दिया जाता है जिन्होंने कोई भी बहुत बढ़िया काम किया हो, और बेसिकली जिन्होंने कि सिंधी जो कल्चर है उसको काफ़ी ग्लोबल स्टेज पे लाए हो। तो those who have tirelessly championed Sindhi culture on the global stage, so this award honors them. So पवन सिंधी जी को इस बार मिला है। कैसे याद करना है, इन्होंने काफ़ी पावन पावन काम किए। वैसे तो ये पवन है, मगर याद करने के लिए हम पावन ले लेंगे। पावन यानी कि बहुत ही शुद्ध शुद्ध काम किए इन्होंने, लोगों की भलाई के लिए काम किए, तो पावन काम किए। और सिंधी सिंधी मिल ही रहा है, तो ये तो फटाफट याद हो जाना चाहिए तुम्हें, नहीं? सिंपल है यार, बढ़ो आगे। अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट पर। फॉरेस्ट से रिलेटेड जो कि फोरम है यूनाइटेड नेशंस की, उनकी जो है सेशन हुआ, 19th सेशन हुआ, जिसमें कि इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। तो कहाँ पे हुआ, तो हेडक्वार्टर्स पे ही हुआ, जो कि न्यूयॉर्क में पड़ते हैं। सो न्यूयॉर्क कैसे याद रखेंगे, देखो हमने फॉरेस्ट काट काट के ही न्यूयॉर्क जैसी बड़ी बड़ी सिटियाँ बना दी, तो इससे हमें याद हो जाएगा न्यूयॉर्क जैसी बड़ी सिटियाँ फॉरेस्ट काट के बनाई, तो वहीं पे हमें उसका फोरम खड़ा करना पड़ रहा है, राइट। तो इंडिया ने भी हाईलाइट किया कि हमारे कितना कुछ किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए, जिससे कि पिछले 15 साल से हमारा कंसिस्टेंट फॉरेस्ट कवर जो है बड़ा है। और इनफैक्ट नेट गेन की बात करें कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसमें नेट गेन की, तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है उस केस में, बिटवीन 2010 टू 2020। इतना ही नहीं, जो हमारे रिसेंट सेलिब्रेशंस हुए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल हो चुके हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 साल हो चुके हैं, जिसमें हम टाइगर और एलिफेंट को कैसे कंजर्व किया जाए इसकी बात करते हैं, तो उसकी भी बात की गई यहाँ पे। और इसके अलावा इंडिया ऑल्सो हाईलाइटेड द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड ऑल्सो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है हमारा। तो इस तरह से हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो सब बातें की गई। हमारे लिए मुद्दे की बात यह है कि एक तो इंडिया 3रे नंबर पे है व्हेन इट कम्स टू नेट गेन इन फॉरेस्ट 2010 से 20 तक, और उसके अलावा 19th सेशन था इस वाली फोरम का, और न्यूयॉर्क में हुआ। ये मुद्दे की बात है, ठीक है। सो इंडिया 3 नंबर पे कैसे याद रहेगा, देखो ऐसे फूल बनता है ना ऐसे, तो ऐसे 3 याद रह जाएगा, है ना। फॉरेस्ट वगैरह में तो फूल उगते हैं ना, इस तरह से कुछ एसोसिएट कर लेना, सिंपल है ना, बढ़ो आगे। और इसके अलावा पिछले साल ना
इंडिया ने होस्ट किया था कंट्री लेड इनिशिएटिव अंडर यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट एट देहरादून, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे वनडे एग्जाम्स के लिए, लेकिन हाँ UNFF क्या है इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। 2000 में बना था, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो 2000 में बना था, 2000 में, और किसने बनाया था? तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने बनाया था, इकोसॉक ने। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है और एनुअली मिलते हैं ये लोग। यूनिवर्सल मेंबरशिप होती है इसकी, यानी कि मतलब बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर नेशंस हैं, जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, सब UNFF का पार्ट होते हैं। तो देखो, हमें इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो हमें फॉरेस्ट भी कंजर्व करने ही पड़ेंगे। तो इकोसॉक ने इकोनॉमिक और सोशल दोनों आ रहे हैं इसमें, तो इन्होंने बनाया था, तो ये तो ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, और इस वाली सेंचुरी के स्टार्ट होने के बाद ही हम कितने अवेयर हो गए ना कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना, ये करना है। तो ये वाली सेंचुरी कब स्टार्ट हुई? 2000 में, है ना। और इंडिया जब इतना एफर्ट लगा रहा है कंजर्वेशन के, तो इसका फाउंडिंग मेंबर तो होगा ही, और हर साल मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई फॉरेस्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। हर साल देख रेख नहीं करेंगे तो मुरझा जाएंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि एनुअली मिलना होता है, और फॉरेस्ट सभी को कंजर्व करने, इसलिए इसकी यूनिवर्सल मेंबरशिप है। तो इस तरह से हमें पूरा याद हो गया, अच्छे बच्चों की तरह। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज शक्ति पे, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच। उसका 7th एडिशन होना है। ये एक बायएनियल ट्रेनिंग इवेंट है, 2 साल में एक बार होती है और ऑल्टरनेटिवली कंडक्ट होती है। एक बार जो है फ्रांस में करते हैं, फिर इंडिया में, फिर फ्रांस में, फिर इंडिया में, ऐसे। वो बोलते हैं भाई साहब एक बार आप आइए, फिर एक बार हम आएंगे। इस बार हो रहा है उमरोई में, जो कि मेघालय में पड़ता है। लास्ट एडिशन 2021 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? तो ऐसा कुछ याद कर लेना, शक्ति नाम की लड़की है, नहीं शक्ति नाम की नहीं, ऐसा याद रखना मेघा नाम की लड़की है, उसकी उम्र हो गई, उम्र हुई, लेकिन तब भी मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है। मेघा की उम्र हो गई, फिर भी उसमें इतनी शक्ति है। क्यों है? क्योंकि वो सात्विक भोजन खाती है। सात्विक से 7th एडिशन याद रखना। और तो और सिर्फ बल की शक्ति नहीं है, उनमें अकल की भी शक्ति है। फ्रेंच भी बोल लेती हैं। इस हिसाब से फ्रांस और इंडिया के बीच जो है एक्सरसाइज होती है। इस तरह से थोड़ा बहुत एसोसिएट करोगे तो याद हो जाएगा। बाकी आप लोग समझदार हो। एंड मैं ये पूरी कहानी फालतू की इसलिए जड़ती हूँ कि तुम्हें याद हो जाए। डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट भी कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंडिया मोल्दोवा ये क्यों रहे न्यूज़ में? क्योंकि इन्होंने एक साइन किया वीज़ा वेवर एग्रीमेंट। नाम से समझ में आ रहा है कि भाई वीज़ा नहीं लगेगा। तो क्या सभी का नहीं लगेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कि डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स के होल्डर्स हैं, उन्हीं को जो है दोनों कंट्री में, चाहे इधर से कोई इधर आए या फिर चाहे कोई इधर से इधर जाए, वीज़ा नहीं लगेगा अगर उनके पास ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हैं। तो इससे होता क्या है, जब हम ऐसे एग्रीमेंट्स करते हैं तो कंट्रीज़ के बीच संबंध और बढ़िया होते हैं, टाइज और बढ़िया होते हैं। और मोल्दोवा की बात करें तो 1992 से ही हमारे इनसे डिप्लोमेटिक टाइज रहे हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा मोल्दोवा पड़ता कहाँ पे है, तो वो यूरोप में पड़ता है भाई। ठीक है, तो मैं दिखाऊँ यूरोप में। ये देखो, ये रहा यूरोप, और ये इसमें थोड़ा बहुत रेड से जो है वो है मोल्दोवा। बड़े में देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं मोल्दोवा। इसके नेबरिंग नेशंस भी आप देख सकते हो, रोमानिया वगैरह, यूक्रेन वगैरह आसपास पड़ते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे, मोल्दोवा में ओल्ड आ रहा है ना, OLD, ओल्ड। तो ओल्ड बुजुर्ग लोगों का क्या वीज़ा लेना है यार, उनको तो आने जाने दो। वैसे तो यहाँ पे बुजुर्ग को नहीं, हम तो ऑफिशियल पासपोर्ट वालों को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन याद करने के लिए तो कर ही सकते हो ना। अच्छे बच्चे हो तुम। नहीं हो गया याद? वेरी गुड, बढ़ो आगे। दिलीप सांघनी जी बने हैं, इलेक्ट हुए हैं इफ़को के चेयरमैन। इफ़को क्या है? तो वो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र्स कोऑपरेटिव। ये एक एक्चुअली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि इंगेज करती है मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र बनाती भी है, मार्केट भी करती है, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। हेडक्वार्टर पड़ेगा इनका दिल्ली में।
तो देखो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कि कोऑपरेटिव कहीं ना कहीं संघ से मिलता नहीं, तो सब लोग संघ आके मिलते हैं और एक साथ बिजनेस करते हैं। तो संघ से संघनी जी आ जाएंगे, दिलीप संघनी जी। और फर्टिलाइज़र्स को ज़मीन में डीप डालते हैं ना हम, तो डीप से दिलीप थोड़ा मिलता जुलता है ना, दिलीप वैसे याद रखना, दिलीप सांघनी हो गया याद। तो ये तो देख रेख कर रहे हैं कि भाई फार्मर्स जो है उनको कैसे फर्टिलाइज़र्स वगैरह देने हैं ये सब। और इनके नीचे वाइस चेयरमैन काम करेंगे बलवीर सिंह को इसे इमेजिन कर लो, बहुत ही भले, उनमें बड़े बड़े कट्टे ला रहे हैं फर्टिलाइज़र के। सो आई थिंक इस तरह से दिलीप सांघनी जी भी याद हो गए, बलवीर सिंह जी भी याद हो गए, और तो क्या ही बचा, दिल्ली बचाए तो दिल वालों की दिल्ली से याद, दिल्ली अभी याद हो गया हमें, है ना, बढ़ो आगे। अब बढ़ते हैं सोलर फ्लेयर्स की तरफ। सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, कुछ तरीके के सोलर फ्लेयर एक तरह से कह सकते हैं कि जब भी जैसे अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे ही सन का भी होता है, तो उसमें कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं, तो मतलब सन में काफ़ी एक्सप्लोजन्स वगैरह होते हैं जिससे कि कुछ उसकी जो एनर्जी वगैरह होती है वो रिलीज़ होती है, तो इस तरह से कुछ दिखती है, ऐसे कुछ निकलता हुआ, तो उन्हें हम सोलर फ्लेयर्स बोल देते हैं। और ये अर्थ तक भी पहुंच सकती है, इतनी ख़तरनाक होती है। सो बेसिकली जो एनर्जी सेव्ड होती है इसमें मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में, उसमें कोई भी चेंज होता है तो एक्सप्लोजन होता है, और उन्हीं को हम सोलर फ्लेयर्स बोल देते हैं। और जब सन का और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करता है ना, तो बहुत अजीब सी लाइट बन जाती है। मतलब जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल वाले एरिया हैं हमारी अर्थ पे, वहाँ पे आकाश कुछ इस तरह से रंग बिरंगा सा दिखता है, ग्रीनिश, ब्लूइश, पिंकिश टाइप। तो ये दोनों फिनोमेना देखे गए अभी, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहे। सो नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने कैप्चर किए इस इमेज को। सन के दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स आए थे जिन्हें क्लासिफाई किया गया X5.8, X1.5। X मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं सोलर फ्लेयर्स की, तो ये वाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जैसा कि 5 कैटेगरीज हैं ABCMX, इसमें X सबसे बड़ी वाली होती है, तो X से इसको नाम दिया गया। और इनफैक्ट जब ये सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं तो इससे हमारी जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं या हमारा जो अर्थ है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अलर्ट भी जारी किए, वार्निंग ऑफ द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, और इनफैक्ट उससे कई बार ऑरोराज भी बन जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इन द नाइट स्काई इल्यूमिनेटेड बाय वाइब्रेंट शेड्स ऑफ पिंक, ग्रीन, पर्पल। और ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं, इससे कुछ फ्लक्चुएशंस भी हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जिससे कि पावर ग्रिड वगैरह में डिस्ट्रप्शन हो सकता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में, सैटेलाइट वगैरह के ऑपरेशंस में कुछ दिक्कत आ सकती है, ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सारे जो फिनोमेना होते हैं अलग अलग, इससे हमें पता पड़ता है हमारा जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है सोलर एक्टिविटी या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, इससे हमें इंसाइट्स पता पड़ते हैं हमारे स्पेस वगैरह के बारे में। और यहाँ पे बता रखा है सोलर फ्लेयर क्या होता है। ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन ऑन द सन, वन एनर्जी स्टोर इन ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड इज सडनली रिलीज्ड। हमारे वनडे एग्जाम के लिए हमें बस इतना पता होना चाहिए कि नासा ने कैप्चर किया है सोलर फ्लेयर। ठीक है, इसके अलावा एक कोरोनल मास इजेक्शन भी होता है, उसमें तो गैस के बबल्स निकलते हैं सन से, तो उसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ठीक है, इस तरीका का कुछ दिखता है। आई थिंक सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने का है ही नहीं। तो इतना ही था आज का सेशन। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।